जो डाउट्स मेनली लोगों को आ रहा है वो एक टॉपिक है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज में स्पेशली क्या किस में आ रहा है आपका, जो ग्राफ्स है उसमें आ रहा है ज्यादातर डाउट्स लोगों को। ठीक है, कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसमें आप लोग भी अपने डाउट्स जो है मुझे भेज सकते हो, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज में जो भी डाउट है वो पहले जान लेते हैं। समझोगा, सबसे पहले एक डाउट लोगों का आ रहा है कि एक्सचेंज रेट, मान लो अगर यूएस डॉलर्स जो है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये एग्जांपल जो है ना, ये जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए वैसे भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये चीज अभी हो भी रहा है बाजार में। ठीक है, तो वैसे भी ये आप लोग के लिए रेलेवेंट रहेगा, ये वाला जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि रिसेंटली हमने क्या देखा कि इलेक्शंस के बाद से, ठीक है, हमने देखा कि यूएस का जो डिमांड है, डॉलर्स का जो डिमांड है वो बढ़ गया है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट हो रही है। उसकी वजह से, इसकी वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट इन इंडिया, ये एक सवाल पूछ रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड करता हूँ, रुको, कुछ चैट वगैरह होगा ना तो मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ, रुको। ठीक है, तो अपने डाउट्स वगैरह जो है वो भेजते रहना आप लोग। ठीक है, सुनना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर देश में जो है, देश में अपने डॉलर, जैसे यूएस इलेक्शंस के बाद में यूएस डॉलर्स का वैल्यू बहुत बढ़ गया। ठीक है, हमारे देश में डिमांड बहुत ज्यादा है डॉलर्स का, तो उसके वजह से एक्सचेंज रेट में क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो इंडिया का बात करें, जब भी हम लोग एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, जब भी कोई सवाल आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना कि वो एक्सचेंज रेट कहाँ पूछ रहा है। हमेशा वो एक्सचेंज रेट जो है ना वो इंडिया का पूछ रहा है, एक्सचेंज रेट में क्या होगा। बेसिकली अगर यूएस डॉलर्स का वैल्यू बहुत बढ़ रहा है, तो इंडिया में इंडियन करेंसी, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर करेंसी एप्रिसिएशन जो है आपका, वो इंडियन करेंसी में होता है। ठीक है, इंडियन करेंसी में होता है, इसलिए अगर यूएस डॉलर्स बढ़ रहा है, मतलब बाहर का करेंसी का अगर डिमांड बढ़ रहा है, तो हमारे देश में क्या होगा मुझे बताइए, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है हमारे करेंट रेट में। ठीक है, बात समझ में आया। समझो, करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपका इंडिया में हो रहा है, बराबर, वो कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन यानी कि इंडिया का जो करेंसी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसे बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ये सबको पता है मेरे को। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि यूएस डॉलर्स अगर बहुत डिमांड में है तो अल्टीमेटली हमारे देश में अगर यूएस डॉलर्स का बहुत डिमांड बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। अब जो कंफ्यूजन बच्चा को होता है वो ये है कि भैया लिखा हुआ है कि इंडिया में, लिखा हुआ है इंडिया में ना फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है या एक्सचेंज रेट जो है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक्सचेंज रेट जो है ना तुम्हारा, वो क्या हो रहा है मुझे बताओ एक बार के लिए, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो भैया एक्सचेंज रेट कैसे इंक्रीज होगा, भैया हमारा करेंसी का वैल्यू तो गिर रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ रहा है, अरे समझो, करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब जिस रेट में पहले हमें डॉलर्स मिल रहा था उस रेट में हमें फॉरेन करेंसी का, अभी जो फॉरेन करेंसी है यानी कि डॉलर्स है, वो नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स व्हेन आई से फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज, इसका मतलब है कि इंडिया में डॉलर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स इसको क्या बोलेगा, स्टेट ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ व्हाट, करेंसी डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया आपको, यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन अगर देश में हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा करेंसी का वैल्यू तो गिरा ही है इन कंपैरिजन टू व्हाट, फॉरेन करेंसी, और ओवरऑल इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ चुका है। बात समझ में आया आपको, ये लोगों को डाउट था, समझ में आया ही नहीं आया पहले कंफर्म करो एक बार के लिए मुझे। ठीक है, समझ में आया ना, जब भी बोलेगा कि इंडिया में एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, मतलब क्या समझ में आया आपको, कि भैया सीधी सी बात है कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, मतलब कि डॉलर का डिमांड बढ़ गया है, मतलब हमारा करेंसी का वैल्यू जो है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है, करेंसी डेप्रिसिएशन। हाँ, करेंसी डेप्रिसिएशन होने से फायदा इंडिया को ये हो सकता है फ्यूचर में, कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताइए, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे, बढ़ जाएंगे, और हमारे इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा मुझे बताइए, कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा मुझे बताइए, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बढ़िया से आप लोग को। एक ये पहला डाउट था और ये बहुत जनों का डाउट था मेरे हिसाब से। ठीक है,
कि भैया एक जगह लिखा हुआ है करेंसी डेप्रिसिएशन बट एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है। बात समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ना मतलब हमारे लिए नुकसान है। अगर यूएस डॉलर्स का वैल्यू बहुत बढ़ रहा है, हमारा वैल्यू जो है नुकसान हो रहा है। हमारा वैल्यू अगर नुकसान हो रहा है, दैट मींस एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, यानी कि हमारे केस में इट विल बी व्हाट, करेंसी डेप्रिसिएशन। क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर अप्रिसिएशन जो है हम लोग रुपी से एसोसिएट करते हैं। और जब एक्सचेंज रेट बोलते हैं तो वो डॉलर के बारे में बता रहे हैं कि डॉलर का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डॉलर का वैल्यू इंडिया में कम हो जाएगा तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल अगर बताता हूं एकदम रियल, अभी एग्जांपल जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि अगर मान लो पहले यूएस डॉलर जो है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर डॉलर का वैल्यू मान लो पहले 80 रुपीज था और अब डॉलर का वैल्यू जो है वो हो गया रुपीज 90, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन है अभी। अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलते हैं मुझे बताइए, सिचुएशन ऑफ व्हाट, करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है कम हो गया है। ठीक है, और करेंसी डेप्रिसिएशन अगर देश में होगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? पहले डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा था आपको, 80 रुपए देना पड़ रहा था, और अभी डॉलर को खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, 90 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, बढ़ चुका है। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? मुझे बताओ एक बार के लिए, क्लियर हो गया बढ़िया से आप लोग को ये वाला पोर्शन? बताओ। हम्म। हम लोग का करेंसी का वैल्यू बढ़ गया है। अगर 60, अगर पहले 70 था और अभी 60 हो गया तो हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ गया और एक्सचेंज रेट क्या हो गया, पहले से कम हो गया। ठीक है, वो करेंसी एप्रिसिएशन होगा। हाँ, ये करेंसी डेप्रिसिएशन है, वो करेंसी एप्रिसिएशन होगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर का छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, वो सब हम पिक कर लेते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल सच में ये देश में हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर का स्पेशली रेट जो है वो बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में क्या इंपैक्ट आएगा भाई, ओवरऑल जो है करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है। और एक्सचेंज रेट देखने के लिए क्या देखना है आपको, वैल्यू देखो ना, यहाँ पे पहले 80 रुपया हो गया था सामान का वैल्यू, अभी कितना हो गया, 90 रुपया। एक डॉलर को खरीदने के लिए पहले कितना रुपया देना पड़ता था, 80 रुपया, अभी कितना देना पड़ रहा है, 90 रुपया देना पड़ रहा है आपको। बात समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है? चलो, टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2, चार्ट वाला। ठीक है, डिमांड सप्लाई वाला डाउट जो होता है लोगों को। ठीक है, सुनो, जब भी मैं जब भी मैं फॉरेन करेंसी को जब भी मैं फॉरेन करेंसी, मान लो आपके केस में हो गया डॉलर जो है, अगर मैं डॉलर को डिमांड करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, डॉलर को डिमांड करूंगा, क्या करूंगा, डिमांड, मतलब मुझे डॉलर चाहिए। किसको चाहिए, इंडिया के लोगों को चाहिए। ठीक है, तो जब भी मुझे फॉरेन करेंसी खरीदना है, ठीक है, तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा मुझे बताइए एक बार के लिए आप। ठीक है, पहला केस, जब भी मैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाऊंगा एक्सचेंज का, यानी कि फॉरेन करेंसी का, तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा मुझे बताइए, कि हम लोग जब भी फॉरेन करेंसी खरीदे, मेरा इच्छा क्या होगा कि वो हमेशा मुझे क्या मिले, मुझे बताओ एक बार के लिए, मुझे मिले क्या? अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं पता मुझे, बट मुझे मिले क्या, हमेशा मुझे सस्ता मिले। ठीक है, दैट इज वाई जब भी प्राइस जो है वो ज्यादा होता है ना कोई चीज का, तो ओवरऑल बाजार में डिमांड क्या होता है उसका, कम होता है। एंड अगर प्राइस उसका कम होता है तो उसका बाजार में ओवरऑल डिमांड क्या है, मुझे बताइए बटले, ज्यादा है। ठीक है, ये आपको पता ही है, मेरे हिसाब से ये तो आपको क्लियर होगा बढ़िया से। ठीक है, अब जब हम इसे बनाते हैं तो इट इज व्हाट, हमेशा वाई एक्सिस में क्या आएगा मुझे बताइए, जो सामान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इस केस में हमारा क्या है, प्राइस, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, डिमांड होगा मान लो। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है मुझे बताइए? सर डिमांड कर्व इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि जब भी हमें फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो हमेशा कौन से प्राइस में चाहिए, हमें सस्ती चाहिए। मिले नहीं मिले वो अलग बात हो गया। ठीक है, और जब भी हम सप्लाई कर्व देखेंगे तो हम लोग क्या चाहेंगे, हमेशा सप्लाई कर्व मतलब, सर जब भी हम फॉरेन करेंसी को बेचने की सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, बेचने के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा सप्लाई कर्व, सप्लाई जो है ज्यादा करने की सोचेंगे, यानी कि हमें जब भी हम बेचने की सोचते हैं तो हमें प्राइस जो है वो ज्यादा मिले। दैट इज व्हाट आवर वांट इज, राइट। ठीक है, सही बात है, मुझे बताइए आप लोग। यस सर, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब भैया ये तो समझ में आ गया बच्चा को। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। जो कंफ्यूजन बच्चा को होता है वो ये है कि भैया ये सवाल जब आएगा
जब हम लोग को ये डिमांड का वो सप्लाई का बनाना है, तो ये सवाल कैसा आएगा? यही लोगों का कंफ्यूजन है, राइट? भैया जब आपको पूछेगा ना एक्सचेंज रेट, जब भी सवाल पूछेगा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करो, क्या करो भैया? क्या बोला भैया? डिटरमाइन करो। मतलब कि डिटरमाइन करना मतलब अभी फिलहाल बाजार में एक्सचेंज रेट है क्या, वो अगर निकालने बोले, व्हाट इज द करेंट एक्सचेंज रेट और हाउ द एक्सचेंज रेट इज बीन डिटरमाइंड, ठीक है? अगर वो सवाल पूछेगा तो आप इस्तेमाल करोगे ये वाला, क्योंकि बाजार में कैसे जानोगे कि रेट क्या है? सिंपल सा बात है ना, कितना मैं फॉरेन करेंसी यानी डॉलर हम लोग खरीदना चाहते हैं। मान लो मैं मैक्सिमम 80 रुपया देना चाहता हूँ फॉर बाइंग अ फॉरेन करेंसी, एंड जो सेलर है वो भी बेचना चाहता है 80 रुपया। तो अभी का अगर ये मेजॉरिटी बाजार यही कर रहा है, तो उस सामान का एक्सचेंज रेट क्या होगा मुझे बताओ? उस सामान का एक्सचेंज रेट क्या होगा मुझे बताओ आप लोग? ठीक है, उस सामान का एक्सचेंज रेट क्या होगा मुझे बताओ? 80 रुपया होगा, ठीक है? बराबर सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। यस सर, ये हो गया पहला टॉपिक, ठीक है? अब बात ऐसा है कि अगर मान लो ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया, तो इसके बाद कोई इम्पैक्ट हो सकता है। मान लो आपने कई टॉपिक पढ़ा ना जहां पे आपने डिमांड कब कब हम लोग फॉरेन करेंसी करता है आपने देखा है, और सप्लाई कब कब हम लोग फॉरेन करेंसी करता है ये देखा है हमने, बरोबर? तो जब जब हम लोग डिमांड करेंगे, तब हम लोग का क्या होगा मुझे बताओ? डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा? अगर बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट करेगा मुझे बताओ? राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर कमेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। सेम फॉर सप्लाई का, ठीक है? जब जब ऐसा कोई पैरामीटर आएगा, तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता नया एक्सचेंज रेट आएगा? ठीक है, व्हाट इज द न्यू एक्सचेंज रेट और द इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट? ठीक है, तो जब भी सवाल आपको पूछेगा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आया है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या फर्क आया है, अगर सवाल इसके ऊपर है तो आप समझ जाओ पहले वाले दूसरे वाले केस में पूछ रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाला जो केस है ना वो रियल लाइफ केस है। हम चाहते हैं कि बाजार में डिमांड जो है वो सस्ते रेट में हो। अगर बाजार में ओवरऑल ही डिमांड ज्यादा है, अगर बाजार में ओवरऑल ही डिमांड ज्यादा है, तो रेट क्या होगा मुझे बताओ? रेट क्या होगा मुझे बताओ आप लोग? रेट क्या होगा मुझे बताओ आप लोग? ठीक है, एक सेकंड, तो डिमांड अगर ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा मुझे बताओ एक बार के लिए? बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा है, ओवरऑल डिमांड ज्यादा है तो, और अगर डिमांड कम होगा तो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा मुझे बताओ? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? अगर मुझे फॉरेन करेंसी खरीदना है तो मुझे ये रूल लगाना है, मीन्स वेन एवर आई हैव टू फाइंड आउट। सीधी सी बात है, मुझे जानना तो पड़ेगा ना। इसने पूछा कि मान लो इंडिया का बहुत जन लोग बाहर जा रहे हैं, ओवरऑल देश में टूरिज्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टूरिज्म अगर बढ़ रहा है देश का मतलब बाहर का, तो अल्टीमेटली देश का डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज्यादा होगा। तो उसके वजह से एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा, ये सवाल पूछा है। तो उसके पहले मुझे ये तो जानना जरूरी है ना कि भाई आखिरकार अभी जो एक्सचेंज रेट है वो है क्या। बात समझ में आया? उसको जानने के लिए है ये वाला पॉइंट, डिमांड सप्लाई वाला पॉइंट, ठीक है? और जब कोई कुछ मैटर हो गया जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई चेंज हो गया, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई सप्लाई ज्यादा हो गया तो रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और सप्लाई कम होता है तो रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आया आपको? ठीक है। अब अब आप पूछोगे भैया ये तो समझ में आ गया बढ़िया से हमको कि चलो जब भी एक्सचेंज रेट अभी करंट पोजीशन के हिसाब से एक्सचेंज रेट मुझे अगर निकालना है, तो उसके लिए मैं ये चार्ट इस्तेमाल करूंगा। और कोई अगर कुछ सिचुएशन लिखा हुआ है कि ऐसे फलाना हुआ तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या होगा, उसके लिए मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा, गोल्डन रूल्स को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? सवाल ये है कि भैया मेजोरिटी केसेस में, मैं 100% नहीं बोल सकता, बट मेजोरिटी केसेस में कब हम बोलेंगे कि डिमांड बढ़ा है या फिर सप्लाई चेंज हुआ है? ये भी डाउट आता है लोगों का, ठीक है? तो सुनो, अगर हम अपनी बात करें, अगर हम देश की बात करें, मान लो देश में क्या हुआ, हम देश सामान इंपोर्ट कर रहा है, देश इंडिया से बाहर घूमने जा रहा है, ठीक है? देश यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कर रहा है, देश फॉरेन एसेट्स खरीद रहा है, ठीक है? तो जब भी देश कुछ कर रहा है ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, जब भी देश जो है वो कुछ कर रहा है ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, तो जनरली जो है आपका उसमें हमारा डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं इन रिलेशन टू फॉरेन कंट्री, ठीक है, मतलब जैसे इंपोर्ट करना, घूमना, तो उस केस में जनरली डिमांड इफेक्ट होगा, डिमांड कर्व इफेक्ट होगा, यानी कि डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। और अगर बाहर का कंट्री कुछ कर रहा है, मान लो बाहर का कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिया, बाहर का कंट्री FII बढ़ा दिया, ठीक है,
वो सब केसेस में जब बाहर का कंट्री कुछ कर रहा है, ठीक है, या फॉरेन करेंसी हम लोग को, फॉरेन कंट्रीज हम लोग को लोन दे रहा है, इस टाइप का कुछ भी अगर कर रहा है जो फॉरेन करेंसी कर रहा है, उस सॉरी फॉरेन कंट्री कर रहा है, इन दैट केस हमारा सप्लाई जो होता है ना, सप्लाई, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चा को कि कोई सिचुएशन दे दिया तो समझ में नहीं आ रहा है कि सप्लाई को भी इंक्रीज करना डिक्रीज करना है या डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करना है। अगर हम कुछ कर रहे हैं इन द फॉरेन लैंड, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट वगैरह, तो भैया डिमांड इफेक्ट होगा, क्योंकि लॉजिक सब आता है ना। अगर मुझे फॉरेन कंट्री में कुछ भी करना है, मुझे चाहिए फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी घूमने के लिए, तो आई विल डिमांड द फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई, राइट। और बाहर का कंट्री अगर कुछ कर रहा है तो फॉरेन करेंसी देश में आएगा, यानी कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वुड इंक्रीज या फिर डिक्रीज। बात समझ में आया आपको, ये वाला पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से, मेरे हिसाब से ये हो गया टॉपिक नंबर 3। और एक है कंफ्यूजन, लास्ट टॉपिक जो मुझे बोला गया है, अच्छा नहीं, और एक, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज का तो मोटा मोटी यही बोला गया है मुझे, ठीक है, कि एक हो गया इन्वेस्टमेंट जब भी देश में होता है ना, देश में जब भी इन्वेस्टमेंट अपन करता है, मतलब बाहर का कंट्री लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो दो तरीके से होता है, आपको पता ही होगा, एक होगा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया का, तो वो क्या होता है मुझे बताइए आप लोग, एफडीआई होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एफडीआई होता है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। ठीक है, क्या होता है आपका, बिजनेस जब करता है, इन्वेस्टमेंट जब करता है, तब उसको होता है एफडीआई, और बाकी को क्या बोलता है, एफआईआई। और जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है इंडिया का, तो उसको क्या बोलता है, एफआईआई। अब दो सिचुएशन केस होता है, ये तो समझ में आ गया होगा एफडीआई का केस में। एफआई वाला में दो केस हो सकता है आपका, एक है कि एफआईआई कैन बी द नेट बायर एंड एफआईआई कैन बी द नेट सेलर। ये दो सिचुएशन हो सकता है, बराबर। एक हो गया नेट बायर और एक हो गया नेट सेलर। ठीक है, नेट बायर वाला केस में क्या होगा, सर नेट बायर वाले केस में मतलब क्या हो गया, फॉरेन जो एफआईआईज है, वो क्या करेगा मुझे बताओ, वो देश में फॉरेन करेंसी देगा और इंडियन शेयर्स जो है वो खरीद लेगी। ठीक है, ये होने से क्या होगा मुझे बताओ, देश में फॉरेन करेंसी आ गया, दैट मीन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है मुझे बताओ, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी एक्सचेंज रेट क्या होगा मुझे बताओ, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है नेट सेलर, क्या लिखा हुआ है, नेट सेलर, इसका मतलब क्या हुआ, एफ आई आई अपना शेयर्स जो है ना, उसको सेल कर रहा है, जो हमारा शेयर्स खरीदा हुआ था, और वापस से क्या वापस वापस क्या लेके जा रहा है, डॉलर लेके जा रहा है। दैट मींस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से मैंने बताया एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। बताओ, कंफर्म करो प्लीज फटाफट। फॉरेन एक्सचेंज का सारा डाउट क्लियर हो गया, और कोई डाउट है क्या फॉरेन एक्सचेंज में, और कोई डाउट है फॉरेन एक्सचेंज में, ये दो तीन डाउट मेरे को आया था, और कोई डाउट है फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर में पूछ रहा हूँ, बीओपी नहीं पूछ रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज बता रहा हूँ, बीओपी में अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस डाउट है, वो बता देता हूँ अभी। सबको क्लियर है बढ़िया से, ये मेजरली डाउट्स था, मैंने क्लियर कर दिया आपको। बाकी डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया बढ़िया से। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज का एमसीक्यूज में अगर कोई डाउट हो तो बताना, क्योंकि इसका एमसीक्यूज बड़े है, बढ़िया है एमसीक्यूज, संदीप गर्ग में जो आया हुआ है क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, तो चलो, अगर नहीं है डाउट तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है, एक सेकंड लिख देता हूँ, रुको। ठीक है, बीओपी वाला में, तो बीओपी में देखो मेजोरिटी बच्चा को जिसमें डाउट होता है वो वाला पॉइंट रेज करता हूँ मैं फटाफट। एक शब्द है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये कहाँ आएगा, इंपोर्ट हुआ है तो यानी कि पैसा जा रहा है, यानी कि डेबिट साइड। ठीक है, बात यही है खाली किस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड ऑफ द, सर, करेंट अकाउंट।
ठीक है, अगर बच्चा को डाउट है तो अभी भी। करंट अकाउंट क्यों सर, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं? जब भी हम लोग इंपोर्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जनरली वे एसोसिएटेड विद गुड्स। ठीक है, जब गुड्स की हम बात करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम व्हाट, इट विल बी ऑलवेज करंट गुड्स। ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक है, चलेगा। यस सर, ये एक डाउट था। उसके अलावा देखो आप एक टॉपिक पढ़ लेना बीओटी वाला। ठीक है, बीओटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि बीओटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, बीओटी में ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा हुआ है ट्रेड डेफिसिट, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट, या फिर मर्केंटाइज, मर्केंटाइज जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर ऐसा शब्द लिखा हुआ आ रहा है ट्रेड डेफिसिट, मर्केंटाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे जो है आपके बीओटी के ही कंपोनेंट्स है, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स। बात समझ में आया? जब ये शब्द खाली शब्दों के साथ में खेला जा रहा है। एक सवाल भी मुझे किसी ने भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर देश में ट्रेड डेफिसिट होगा, मान लो अगर देश में ट्रेड डेफिसिट होगा तो क्या, अगर ट्रेड डेफिसिट हुआ तो क्या करंट अकाउंट जो है ना, करंट अकाउंट, क्या वो भी डेफिसिट में रहेगी? ठीक है, अगर ट्रेड डेफिसिट रहा तो क्या करंट अकाउंट भी डेफिसिट में रहेगा? यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। द आंसर इज व्हाट, नो सर। सर क्योंकि ट्रेड डेफिसिट यानी कि बोल रहा है बीओटी जो है ना, बीओटी वो डेफिसिट में है। ठीक है, बीओटी जो है वो डेफिसिट में है। बात समझ में आया आपको? बीओटी जो है वो डेफिसिट में है। बट करंट अकाउंट में तो चारों चीज आता है, क्या क्या? करंट अकाउंट में तो भैया आपका इनविजिबल आइटम्स भी आता है, विजिबल आइटम्स भी आता है, यूनिलैटरल भी आता है, बराबर, और प्रॉफिट्स वगैरह जो गेन किया वो सब भी आता है। तो हो सकता है बाकी आइटम्स जो है ना तुम्हारा, बाकी चीजें वो पॉजिटिव में है। बात समझ में आया आपको? तो हो सकता है कि गुड्स जो है वो नेगेटिव हो, बट बाकी आइटम जो है करंट अकाउंट के जितने हैं वो पॉजिटिव है। ओवरऑल तुम्हारा क्या होगा मुझे बताइए, ओवरऑल जो है करंट अकाउंट पॉजिटिव फिर भी हो सकता है, इवन इफ देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, यानी कि बीओटी अगर डेफिसिट में है तब भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, एक कंफ्यूजन तो ये है, मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। फिर उसके बाद में बीओटी में तो वही सब पूछता है, कौन सा अकाउंट में आता है, क्या आता है। फिर वही सब है, अगर चैरिटी है, चैरिटी अगर मुझे मिला, चैरिटी अगर मुझे फॉरेन करेंसी से मिला, चैरिटी फ्रॉम फॉरेन लैंड, तो ये किस में आएगा मुझे बताइए आप लोग? डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? डेबिट साइड में आएगा ना, सही बात है ना? डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है सर, पैसा आया है तो क्रेडिट साइड में होगा। विच अकाउंट? ऑफ कैपिटल करंट, ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि चैरिटी को वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात है यहाँ तक, मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, ऑल राइट ना, ये हो गया। अब एक टॉपिक है तुम्हारा बीओटी में, बीओपी में डाउटफुल लगा लोगों को, वो है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। मतलब तो लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, बट फिर भी क्या होता है, डाउट ये होता है कि ये सब ट्रांजेक्शन्स क्यों करते हैं, इसमें लोगों को डाउट है। सुनना, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। यानी कि सर बीओपी का पोजीशन क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है तो तुम फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी मंगवाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तुम फॉरेन करेंसी जो है वो मंगवाएगा, या फॉरेन करेंसी से तुम सामान खरीदेगा। अगर तुम्हें क्या लगता है मुझे बताओ, अगर तुम्हें फायदा लगता है तो। ठीक है, दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम लोग तब करेंगे जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे बेनिफिट हो सकता है और हमें इंपोर्ट करना चाहिए या सामान को एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एग्जांपल हो गया तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह। ठीक है ना, ये सब हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। ठीक है, और इसको अबव द लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबव द लाइन। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम लोग कैरी आउट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर मैं अकोमोडेटिंग की बात करूं, अकोमोडेटिंग की, तो सर देखो समझो बात को, ऑटोनोमस की वजह से, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से, क्योंकि वो बीओपी का क्या स्टेट होके रखा है, बीओपी डेफिसिट में है या उसमें बेनिफिट में है, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं अपने को, राइट? अपन लोग तो जैसे अपना फायदा है उसके हिसाब से ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करते हैं।
तो डेफिसिट देश में होने का रीजन क्या होगा मुझे बताइए? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, बराबर। बट अगर मैं बात करूं अकोमोडेटिंग का, तो ये ट्रांजैक्शंस, जो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, ये हम कैरी आउट करते हैं टू मेंटेन अ बैलेंस इन द बीओपी। दैट मीन्स अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो कैरी ही क्यों करते हैं हम लोग? ताकि एक बार जो ऊपर नीचे हो गया ना, डेफिसिट डेफिसिट होके रखा है ना, इसको मैनेज करने के लिए, इसको बैलेंस आउट करने के लिए। बात समझ में आया आपको? ठीक है, इसको क्या करने के लिए मुझे बताइए? बैलेंस आउट करने के लिए व्हाट डू वी डू? वी कैरी आउट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मान लो देश में डेफिसिट होके रखा है, हमने फॉरेन लोन ले लिया। क्या ले लिया? फॉरेन लोन ले लिया, ठीक है, या सर्विसेज को इंक्रीज किया अपना देश का, ताकि जो तुम्हारा डेफिसिट होके रखा है उसको कवर अप कर सके। उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मत समझ में आया आपको? ठीक है, अब बात समझो। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है ये कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन है, यानी कि नुकसान ना हो देश को, और देश जो डेफिसिट में रह गया है उसको बराबरी करने के लिए हम कौन सा ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं। तो बात है कि सर ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि बीओपी जो है ना, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमेशा बैलेंस हो सके। हमेशा क्या हो सके? हमेशा बैलेंस हो। दैट मीन्स जो आपका डेबिट साइड ऑफ द बीओपी है इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। बात समझ में आया आपको? दोनों चीज बराबर हो सके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कैरी आउट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स देश में डेफिसिट होने का कारण क्या हो सकता है? कौन से ट्रांजेक्शंस? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस या अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस? सर देश में जो हलचल है, डेफिसिट है, उसका क्रिएट करने का कारण क्या हो सकता है? सर वो होगा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हम कैरी आउट करते हैं ताकि जो डेफिसिट होके रखा है ये बैलेंस आउट हो सके। ठीक है, दैट मीन्स ये कॉम्पेंसेटरी ट्रांजेक्शंस है दैट इज बीइंग कैरिड आउट, ताकि जो डेफिसिट होके रखा है देश में अगर बाई चांस, तो वो बैलेंस रखे, या फिर सरप्लस अगर होके रखा है तो आरबीआई अपने पास बैलेंस रख ले। ठीक है, ताकि दोनों बीओपी का जो स्टेट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो हमेशा क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इसलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल भी था आपका कि हमेशा द स्टेट ऑफ बीओपी, यानी कि बीओपी हमेशा बैलेंस होगा। ये जो टॉपिक मैंने आपको कहा था, ये इसी की वजह से होता है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू विच ट्रांजेक्शन? ड्यू टू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और जो हमने डेफिसिट वगैरह पढ़ा था ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स वाला पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो सब होता किस वजह से है? वो होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल समझ में आया आपको ये वाला टॉपिक? क्लियर है? शायद कौशल का डाउट था मेरे हिसाब से ये वाला, आई डोंट नो अभी वो है या नहीं। समझ गया ना? चलो बढ़िया। और कोई डाउट नहीं है बीओपी में? हाँ सर, ये करेक्ट है। हाँ, क्या बोला? नहीं नहीं, बीओपी का क्लियर है ना पूरा? फॉरेन एक्सचेंज क्लियर हो गया पूरा, खत्म। ठीक है, डन हो गया। अब तीसरा आते हैं हम लोग, तीसरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग उसके ऊपर। रुको मैं लिख देता हूँ ग्रुप में, एडी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब समझो। एडी में बता देता हूँ, यूनिट नंबर 1 में अगर कुछ चीज रेलेवेंट है तो आप लोगों के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का अगर हम बात करें एडी का, ठीक है, सबसे पहला चीज यह है आपका कि एक तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, बहुत सारा बच्चा लोगों को कल से लगता है, हमको आत्मा जागा है कि लोग बस ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हैं। मस्त। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है अ स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितना रुपया आपको कमाना है उतना ही कमाया है जितना का आपका कॉस्ट लगा है। ठीक है, मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा 1,000 रुपया लग गया, जैसे मैंने 1,000 रुपया कमा लिया, वो होगा स्टेट ऑफ ब्रेक इवन। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग बिजनेस ब्रेक इवन के लिए नहीं करते, हम लोग आगे जाके प्रॉफिट्स कमाने के लिए करते हैं, बराबर। बट ब्रेक इवन इज लाइक अ मोटिवेशन। चलो अब इतना तो कमा ही नहीं जितना खर्चा हुआ है, तो भाई आगे तो अब संभाल ही लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन इज वेर योर सी इक्वल टू वाई, या फिर आपका एस इज इक्वल टू 0, या फिर आपका एपीसी इक्वल टू 1, या फिर आपका एपीएस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 0। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? पक्की बात है मुझे बताओ? पक्की बात है मुझे बताओ? ठीक है, पक्की बात। ये हो गया ब्रेक इवन। तो आपके जितने भी प्रैक्टिकल सवाल आए हैं उसमें, ठीक है, तो ये चार चीज का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है नॉर्मली टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वाला सवाल। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, दूसरा बात जो हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो हाँ, आपका वही कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन वाला निकालने वाला टॉपिक आता है एक तो। फिर अच्छा, ये वाला टॉपिक है कि आपको कंजम्पशन कर्व को
डिराइव करना है फ्रॉम सेविंग्स कर्व। ये टॉपिक बहुत हिट टॉपिक होकर रखा है, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व जो है तुम्हारा, एक सेकेंड ना, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, सॉरी। तो क्या बोला भैया, हाँ ठीक है। तो डिराइव किसे करते हैं, तो इसमें क्या होगा मुझे बताइए। सबसे पहले देखो, दोनों चार्ट एक साथ बनाना है। एक तो लोगों का कंफ्यूजन कि अंदर की किताब में दो चार्ट बनाया हुआ है, एक इसमें एक बनाया हुआ है, आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई बना सकता है। सबसे पहले आप सेविंग्स का बनाओगे। सेविंग्स का कहाँ से शुरू होता है, माइनस सी बार से शुरू होता है, फिर वो जीरो होता है, फिर वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो माइनस सी बार जितना होगा, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में लिखना है वाला पोर्शन। जितना माइनस सी बार होता है उतना ही क्या होता है मुझे बताइए, सी बार होता है। यानी कि कंजम्पशन का वहां से शुरू होगा, ये पॉइंट से शुरू होगा आपका। ठीक है, जिस पॉइंट में सेविंग जीरो होगा, ये मान लो एएस कर्व हो गया आपका। ठीक है, जिस पॉइंट में सेविंग जीरो होगा, उसी पॉइंट में सी और वाई क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, और इसको अपन ने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, बराबर, इसको एक्सटेंड कर दिया। यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि जिस पॉइंट में नेगेटिव सेविंग से शुरू होता है, उतना पोर्शन जो है कंजम्पशन सी बार होता है, वहां से एक पॉइंट बनेगा। दूसरा, जब सेविंग जीरो होता है, तो उस पॉइंट में क्या होता है मुझे बताइए, सी और वाई इक्वल होता है, तो वहां से एक पॉइंट मिलेगा कंजम्पशन कर्व का, और फिर एक्सटेंड कर दिया तो हमें मिल गया कंजम्पशन कर्व। सिमिलरली अगर मान लो क्वेश्चन में उल्टा आ गया कि कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाओ, तो बात क्या है, तो सिंपल सा बात है, कंजम्पशन कर्व जो है वो हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन से शुरू होता है। एक पॉइंट वो हो गया, उतना ही करस्पॉन्डिंग जो है सेविंग कर्व से शुरू होता है, तो आपको सेविंग्स कर्व का पॉइंट मिल गया। जिस पॉइंट में कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है, उस पॉइंट में सेविंग जीरो होता है, तो वहां पे दूसरा पॉइंट मिल गया सेविंग्स का, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया। बात समझ में आए, तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सेविंग से कंजम्पशन निकालने बोलेगा, वो भी पूछ सकता है आपको कि कंजम्पशन से सेविंग निकालो। तो आप समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। जो चीज आपने यहाँ एक्स में लिखा है वो है, तो जिसको समझ में, अगर बाई चांस समझ में नहीं तो पूछने का, नहीं तो ये हॉट्स का सवाल था एक ठो। ठीक है, हॉट्स में इसका आंसर दिया हुआ है, लैंग्वेज जो मैंने कहा उसी को, जो मैं अभी लैंग्वेज समझाया ना आपको हिंदी में, अल्टीमेटली इज गिवन इन इंग्लिश ओनली, सिंपल। ठीक है, डाउट है तो अभी पूछ लेने का मेरे को ये सब टॉपिक, जो जो आपको मैं बता रहा हूँ फटाफट, जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर फिर अच्छा, हाँ, नंबर 3 टॉपिक जो यूनिट नंबर 1 की, मुझे देखो वो सब तो टॉपिक आपको समझ में आ ही जाएगा कि एमपीसी क्या होता है। जैसे एमपीसी के ऊपर सवाल पूछता है, टेबल वाला क्वेश्चन जो होता है वो एक दो देखना है आपको, टेबल वाला, इसमें आपको एमपीसी निकालना है, सेविंग्स निकालना है, ये वाला टॉपिक जो है एक दो मैंने आपको भेज भी दिया था ग्रुप में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चंस क्या है मुझे बताइए, एक है आपका, हाँ, एमपीसी के ऊपर ना ये सवाल पूछता है कि एमपीसी जो है वो जनरली जो है जीरो या फिर नेगेटिव वगैरह नहीं होता है, वाइल एपीसी जो है, सॉरी एपीएस वगैरह जो होता है वो एक्सट्रीम्स में जा सकता है। इसके ऊपर एक सवाल है। ठीक है, चौथा एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, ये एक टॉपिक है, आपको पता ही है एक्स एंटे क्या होता है मुझे बताओ, एस्टिमेटेड होता है। और एक्स पोस्ट क्या होता है मुझे बताओ, एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्चुअल होता है, राइट। ठीक है, एक सेकंड अपना, इसका चार्जर है क्या अपने पास, देखो तो अंदर देखो तो। ठीक है, हाँ, पांचवा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है, याद करो, आर ओ आई और एम ई आई सिखाए थे आपको, याद है ना। एम ई आई का मतलब हो गया, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं तो उसमें मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, और आरओए का मतलब क्या है, यही सेम सामान को परचेज करने से, ठीक है, यही सेम सामान को परचेज करने से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आई हैव टू बियर। ठीक है, एमईआई के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सप्लाई प्राइस, एक होता है क्या, सप्लाई प्राइस, और दूसरा होता है, किसको पता है क्या, एक होता है सप्लाई प्राइस और एक क्या होता है आरओए। समझ में आया ना, अगर बैंक से मैंने लोन लिया उस सामान को खरीदने के लिए, मान लो कोई मशीन में परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर मुझे बैंक से लोन लेना है, उसमें मुझे बताओ कि कुछ एक ब्याज लगेगा ना, मान लो 12% लग रहा है ब्याज, इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब पे करना है हम लोग को ये वाला। ठीक है, समझ में आया आपको। और एमईआई में होता है दो चीज, देखो, एमईआई निकालना क्या है कि भाई आखिरकार हम लोग रिटर्न कितना कमा रहे हैं। अगर वो मशीन मैंने खुद खरीद लिया, बिना भाड़े में लिए या बिना ऐसे लिए, तो उसमें कितना रिटर्न कमाऊंगा, उसके लिए मुझे जानना है कि मशीन कितने का है। मान लो मशीन 1 लाख रुपए का है, तो वो हो गया आपका सप्लाई प्राइस। और एक हो गया आपका यील्ड जो मिलता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या बोला मैंने आपको, प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होगा कि इस 1 लाख रुपए से आप कितना कमाने वाले हो। मान लो आप इसमें से कमाने वाले हो 18,000 रुपया, कितना कमाने वाले हो, 18,000 रुपया, तो आपका एमईआई कितना निकलेगा, सर 18,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट करके, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, अगर 100% निकालूंगा तो कितना होगा मुझे बताओ एक बार के लिए, 18%। बात समझ में आया आपको। ठीक है, ये हो गया एमईआई, विच हैज टू थिंग्स, एक होता है सप्लाई प्राइस, दूसरा होता है आपका
प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, समझ में आया? यूनिट नंबर वन में तो मेरे हिसाब से इतना ही है, बाकी तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जो है हॉट्स देख लेना खाली, अगर बाई चांस देखा हुआ नहीं है, मतलब मेजोरिटी वाला लोगों के केस में मेरे हिसाब से हॉट्स पे देखा हुआ ही है, तो दिक्कत होने वाला नहीं है आपको, हॉट्स एंड एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी तो देखो सिंपल क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, और अगर सम्स नहीं हुआ तो सम्स, सम्स में कोई इशू है तो पूछने का मेरे को। ठीक है, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट नंबर वन, नहीं है तो बोलना, मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है, अब अगर यूनिट नंबर टू की बात करूं मैं, तो पहला टॉपिक तो आपका इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक ही है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो चीज होता है, एडी इक्वल टू एस होता है या एस इज इक्वल टू आई होता है। सम जब भी आप करोगे, सम को पहले देख लेना आप लोग कि सम किसके ऊपर पूछ रहा है, एडी एस के अप्रोच के हिसाब से पूछ रहा है या एस इक्वल टू आई। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ भी हुआ है, एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई, और एस को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई, दैट इज वाई सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई हो जाता है। और सी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई, ये भूल जाता है लोग बात। ठीक है, इज इक्वल टू वाई। और ध्यान रखना, ये जो आई की जब भी हम बात करेंगे तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सम में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, राइट। उसके अलावा देखो एक सवाल यहाँ पे यही पूछता है एग्जाम में, कि मान लो अगर सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड नहीं है, यानी कि एडी इक्वल टू ए एस है, तो इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके वापस से, एडी इक्वल टू ए एस, वही एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाना है, आउटपुट वगैरह बढ़ाना है, वो वाला जो है ना, लेस, सॉरी कम करना है मान लो, जो भी, ठीक है, हाँ आउटपुट वगैरह बढ़ाना है मान लो, सॉरी, ठीक है। फिर एडी अगर लेस देन एएस है तो क्या करना है इकोनॉमी को, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। एंड सिमिलरली क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो मेरे लिए दूसरा टॉपिक जो है इसी का सेम टॉपिक, सेम आंसर, वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है, जो कि है अगर एस मोर देन आई है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर एस लेस देन आई है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने एक सवाल आप लोगों को भेजा था 2 दिन पहले शायद मेरे हिसाब से, जहां मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है ना एनकरेज कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। हमें गवर्नमेंट बोल रहा है लोगों को कि आप लोग इन्वेस्ट करो पैसा, ठीक है, rather देन सेविंग्स। इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है, एक सवाल कराया था आप लोगों को, याद होगा, ठीक है ना, दिया था मैंने, बहुत को समझ में नहीं आया था वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो वो सवाल इसी के ऊपर था कि गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि आप इन्वेस्ट ज्यादा करो देन सेविंग्स, क्योंकि लोग बाग जो है खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब लोग बाग अपना मैक्सिमम इनकम जो है उसको क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। सेव ज्यादा करेगा तो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, पैसा अगर सर्कुलेट नहीं होगा, जितना सामान का डिमांड होना चाहिए उतना डिमांड हो नहीं रहा है। बात समझ में आया? तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मुझे बताइए, देश में डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई ज्यादा। ये भी सिचुएशन खराब है या नहीं, मुझे बताइए। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोल रहा है आपको कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो ताकि फ्लो ऑफ मनी बढ़े। फ्लो ऑफ मनी बढ़ने से देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर एस बिकम्स इक्वल टू आई, एंड दिस विल बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जिस पॉइंट में गवर्नमेंट शांति से बैठ सकता है। और अगर गवर्नमेंट को शांति से बैठना है तो वो तभी होगा, कब, जब जितना का डिमांड है उतना का सप्लाई होगा बाजार में। बात समझ में आया? जितना का डिमांड है उतना का सप्लाई होगा बाजार में, तभी गवर्नमेंट शांति से बैठ पाएगी। ठीक है, तो क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं आप इन्वेस्ट करो, मतलब क्या हुआ, डिमांड का जो बाजार है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, बाजार में इक्विलिब्रियम नहीं है, दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि ये जो सिचुएशन था ना, जो डिसबैलेंस होकर रखा है, वेर योर सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, वो दोनों चीज क्या हो सके, इक्वल हो सके। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात है, ये वाला टॉपिक मुझे बताइए एक बार के लिए। ठीक है, फिर इसके चार्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, एडीएस एस और आई के चार्ट्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है मेरे हिसाब से। उसके सम्स जो है यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू के, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक है आपका मल्टीप्लायर का। ठीक है, मल्टीप्लायर जब भी आप सम करोगे तो जनरली इसका दो इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लायर का दो फॉर्मूला आपको याद होगा, के इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, उल्टा मत करना, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितना बढ़ता है वो है। और के इज इक्वल टू व्हाट, 1 - एमपीसी या फिर 1/एमपीएस। ठीक है, पहले थ्योरी बताता हूँ क्या सवाल आता है इसमें। एक तो ये, ठीक है, कि अगर कंजम्पशन, ऐसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप लोग आंसर बनाना है इसका। ठीक है, रुको, ठीक है, सुनना, देयर लाइज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के। ठीक है, एलाबोरेट, एक सवाल पूछता है। ठीक है,
पॉजिटिव रिलेशन क्यों है, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा। सर इसे समझाएगा कैसे आप, समझाएगा कैसे इसको? इसके लिए आपको याद होगा आपके संदीप गर्ग में, ठीक है, तो मल्टीप्लायर वाला टॉपिक है, उसमें एक टेबल बनाया हुआ है, नीचे देखना आप लोग, टेबल बनाया हुआ है कि मान लो अगर एमपीसी इज 0.90, दैट मीन्स एमपीएस कितना हो रहा है 0.10, और मान लो बाजार में अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, कितना करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, 100 करोड़, तो मान लो अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है और 10 रुपया लोग बाग सेव कर रहा है, दैट मीन्स 10 रुपीज तो सेविंग में चला गया, मतलब वो बाजार में पैसा घूमेगा नहीं, मतलब बाजार में कितना घूमेगा, 90 घूमेगा, वापस से ये चीज 90 यहाँ पे आएगा, 90 में से जो 9 रुपया है वो सेविंग्स हो जाएगा, 81 घूमेगा, फिर वापस से 81 बाजार में आएगा, 72 करीबन रहेगा, 8 रुपया करीबन कहाँ चला जाएगा, सेविंग्स चला जाएगा। इस तरीके से जो पैसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जो ये 100 करोड़ रुपया आपने बाजार में डाला, ठीक है, सॉरी, जो 100 करोड़ रुपया आपने बाजार में डाला, वो घूमते घूमते टोटल कितना वैल्यू बन जाएगा, टोटल कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 100 करोड़ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मुझे बताइए, एज पर द मल्टीप्लायर इफेक्ट इट विल बिकम व्हाट, 10 टाइम्स, इट विल बिकम व्हाट, 10 टाइम्स, और अल्टीमेटली ये जो 100 करोड़ रुपया है वो क्या बन जाएगा आपका, 1000 करोड़ बन जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स बन जाएगा। बात समझ में आया आपको? ये एग्जैक्टली प्लेसिबो इफेक्ट है ऑफ व्हाट, द मनी मल्टीप्लायर वाला टॉपिक। उसमें भी एक रुकावट क्या होता है, एक रुकावट है आपका LRR, कि यार पूरा पैसा जो है बाजार में आप डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर अगर LRR नहीं होता तो इनफाइनाइट टाइम्स पैसा घूमता रहता, ठीक है, बट वहां पे पैसा कौन रोक देता है, मुझे बताइए, जो आपका LRR है वो पैसा को रोक देता है, थोड़ा सा पैसा जो बाजार में आने नहीं देता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जितना आपने MPS किया है, यानी कि सेविंग जितना किया है आपने, वो बाजार में पैसा नहीं आता है, ठीक है, वो बाजार में पैसा नहीं आएगा, तो उतना पैसा रुक जाएगा, उतना पैसा अगर रुक जाएगा तो बाकी पैसा क्या होगा, मुझे बताइए, घूमेगा, बाकी पैसा घूमते 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 कितना टाइम्स हो जाएगा, जितना आपका एमपीएस था उसका रिवर्स, यानी कि अगर आपने 10% पैसा बचा के रखा है तो पैसा जो है क्या हो जाएगा, मुझे बताइए, क्योंकि फॉर्मूला इज व्हाट, 1/एमपीएस, एमपीएस कितना था यहाँ पे, मुझे बताइए, 10 टाइम्स 0.10 था, दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा, मुझे बताइए, इट विल बिकम 10 टाइम्स, ये कितना बन जाएगा आपका, 10 टाइम्स बन जाएगा। बात समझ में आया आपको? यही इसको टेबल में इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे नीचे नीचे डॉट डॉट बना दोगे, और टोटल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, मुझे बताइए, टोटल जो पैसा है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, मुझे बताइए आप लोग, वो टेबल के बाद रेफर कर लेना, ठीक है, ये लोगों को डाउट था, ये समझ में आया ही नहीं है मल्टीप्लायर इफेक्ट, मुझे बताओ एक बार के लिए, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला? ये कुछ लोगों को डाउट था, विदिता को डाउट था क्या मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक में? हो गया ना क्लियर? ठीक है, उसके अलावा यूनिट नंबर 2 में तो हाँ, यूनिट नंबर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, जब भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एक होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले समझेंगे आप लोग कि आप लोग के टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, पीछे नाम, पीछे नाम लिखा हुआ क्या है आपका, पीछे नाम लिखा हुआ किसका, एक सेकेंड, अरे कहाँ है, ठीक है, मेन बात क्या लिखा हुआ है, देखो इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा हुआ है आपका, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितना बाजार में डिमांड है उतना का सप्लाई हो जाए, इसमें भी इक्विलिब्रियम है, इसमें भी इक्विलिब्रियम है, मतलब कि चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये चीज मैंने आपको जब एडी का रिवीजन में मैंने आपको करवाया था क्लास में, तभी मैंने कहा था इक्विलिब्रियम हैज नथिंग टू डू विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यस, जब हम लोग एक्चुअल को रियल से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज यूनिट नंबर 3, जब हम लोग नॉर्मली एडी एएस को कंपेयर करेंगे ना, जब एडी इज मोर देन एएस, इस तरीके से अगर नॉर्मली बात करेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो वो सवाल है यूनिट नंबर 2 का, मतलब हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहे हैं कि बाजार में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे इसको। बट अगर हम बोलेंगे कि एडी इक्वल टू एएस एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब ये बेस्ट केस सिनेरियो हो गया जिसको आपको एक्चुअल से कंपेयर करना है,
बात समझ में? बट इट इज इन नो रिकॉर्ड्स कि एडी इक्वल टू एएस जो है दैट कैन हैपन इन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि 100 लोग चाहिए थे हम लोग को काम करवाने के लिए, 100 लोगों को जॉब भी मिल गया, और उसकी वजह से बाजार में जितना डिमांड था उतना इक्वल टू सप्लाई हो गया, मतलब एकदम बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, बराबर। सब लोगों को जॉब भी मिल गया जो लोग विलिंग और एबल और अवेलेबल था, और साथ में जितना बाजार में डिमांड था उतना सप्लाई भी हो रहा है। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि सर बाजार में तो अभी भी एडी इक्वल टू एएस हो रहा है, मतलब बाजार में अभी भी जितना डिमांड है उतना का सप्लाई हो रहा है, मतलब अभी भी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे है। बट जितना लोग विलिंग और एबल है जॉब करने के लिए उतना लोग को जॉब मिल नहीं रहा है। मान लो 1000 लोग को जॉब चाहिए, जो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट रीच करने के लिए, बट हमारा 700 लोगों में ही एडी इक्वल टू एएस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसलिए याद करो आप लोग, जब हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं ना, ये रहा आपका एएस का कर्व, ये रहा आपका एडी का कर्व। ठीक है। हम जब ये पॉइंट निकालते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं ना कि जो ये पॉइंट है आपका, ये जो लेवल है, इसमें क्या हो रहा है आपका, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कि हम लोग एडी इक्वल टू एएस भी अचीव कर रहे हैं, साथ में हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव कर रहे हैं। मगर अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो सर एडी इक्वल टू एएस तो हो रहा है, बट जितना का आपका एम्प्लॉयमेंट का डिमांड था उतना हो रहा नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप जो है क्या हो गया, नीचे का हो गया, नीचे का गैप क्रिएट हो गया, बिकॉज एडी इक्वल टू एएस तो यहाँ भी हो रहा है, ये देखो एडी इक्वल टू एएस तो यहाँ भी हो रहा है, मगर जितना का बाजार में डिमांड होना चाहिए एम्प्लॉयज का, उतना आपको जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था उतने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है। सिमिलरली ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, इसमें भी हम लोग एडी इक्वल टू एएस में पहुंच गया है। ठीक है। एडी इक्वल टू एएस। ठीक है। मान लो हमने 2000 लोगों को जॉब दे भी दिया है, ठीक है, बट अगर आप चाहते तो ये सेम चीज 1800 लोगों में भी कंपेयर करते, यानी कि जितना लोग है, मतलब ज्यादा लोग ही अब यूज हो गया जितना लोग चाहिए था आपको उससे। ठीक है। यानी कि सर इसमें अगर चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया एएस कर्व, ये हो गया एडी कर्व, हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर रनिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या जितना डिमांड है उससे बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक, मुझे बताइए। ठीक है ना? चलेगा तो? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, एक बार ये सब चार्ट से एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, सब चार्ट से एक बार देख लेना, खाली जस्ट फॉर वेरिफिकेशन चार्ट देख लेना, अगर डाउट रहा तो पूछ लेना एक बार के लिए, अगर कुछ भी रहा तो। ठीक है। मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको, तो एक बार के लिए चार्ट वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है कि फटाफट बोलने के चक्कर में मेरे से भी एक दो एरर हो जाए, इसलिए आप लोग एक बार चार्ट रेफर कर लीजिए जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ उनका। ठीक है। उसके अलावा मल्टीप्लायर इफेक्ट में देखो, सवाल यही सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल तो आपको आएगा ही, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर वर्ड लिखा हुआ है अ ड्रास्टिक, अब इंप्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ चेंज इन इनकम, इस टाइप अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड और इनकम वर्ड में डिफरेंस आपको दिख रहा है, वहां पे वर्ड दिख रहा है आपको, आप समझ जाइएगा इस सवाल जो है मल्टीप्लायर के ऊपर है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करना आसान है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम इस टाइप का वर्ड आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, चेंज वर्ड है, यानी कि डेल्टा आई और डेल्टा वाई निकालना है। और डेल्टा आई कैसे निकालता हम लोग, सर ओल्ड इन्वेस्टमेंट कितना था और नया इन्वेस्टमेंट कितना है उससे माइनस करके। सिमिलरली इनकम चेंज कैसे निकालेगा अपन, न्यू इनकम कितना तुम कमा रहे हो माइनस ओल्ड इनकम। तो एक सवाल इसमें था, याद करो आप लोग, जहां पे इनकम दो दिया हुआ था आपको, आपको निकालना पड़ता है कि चेंज इन इनकम कितना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो नया इनकम लिखा हुआ उसी को आपने डेल्टा वाई मान के आपने सम कर लिया, आपको निकालना क्या पड़ता है, चेंज इन इनकम निकालना पड़ता है। ठीक है, चलेगा ना? क्लियर है? ये रहा आपका यूनिट नंबर 2। इसमें एक चार्ट खाली आप लोग उसका देख लेना, मल्टीप्लायर का चार्ट है, वो भी डेल्टा डेल्टा चेंज जो है ना, चेंज वाला पार्ट ही चार्ट है, मतलब जो अल्टीमेटली क्या होता है वो चार्ट मैंने बताया था आप लोग को, याद करो आप लोग। ठीक है, ये रहा आपका एएस, ये रहा आपका एडी। ठीक है, एडी में क्या क्या होता है मुझे बताइए, सी प्लस आई होता है। ठीक है। बट अगर मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट मुझे डालना है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा, उसका मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चेंज करने की वजह से मेरा इनकम कितना बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपका एडी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडी में क्या क्या आ जाएगा, एडी डैश में क्या क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, प्लस पहले का आई तो आएगा ही, प्लस हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया, उसकी वजह से हमारा इनकम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इनकम लेवल इतना था, अब इनकम लेवल इतना बढ़ गया, दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा आई, दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा वाई। ये चार्ट में मैंने आपको बता दिया द मल्टीप्लायर। ठीक है। तो उसके अलावा यूनिट 3 की बात करें तो देखो वही दो चार्ट ही है आपका। ठीक है, वो यूनिट नंबर 3 में आपको सवाल आता ही है, देखो
यूनिट नंबर 3 का एक तो चार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अफेक्ट्स याद करना, ये अफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि अफेक्ट क्या होता है तुम्हारा ऑफ द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, ये वाला। फिर रीजंस तो चलो ठीक है, फिर मेजर्स। मेजर्स ध्यान रखना सवाल में क्या पूछा है आपसे। मेजर्स में हमेशा ध्यान रखना कि सवाल में पूछा क्या है। अगर आपसे पूछा है फिस्कल मेजर्स, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा है फिस्कल मेजर्स, तो हमेशा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होगा, यानी कि टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, बट अगर वो बोला है मॉनेटरी मेजर्स, तो इसमें क्या क्या आएगा, वो रेपो रेट, ठीक है, मतलब कि बैंक रेट, फिर वो सब सारे पॉलिसी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो वाला पॉइंट, वो वाला। ठीक है, तो ये देखो आपका जो यूनिट नंबर 3 है ना, इससे तो टॉपिक एक इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। बट बेस्ट चीज क्या है कि थियोरी है, थोड़ा बहुत, मतलब थियोरी मतलब ऐसे थियोरी नहीं है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आता है, क्वेश्चन बना के, केस बना के, तब समझ जाइएगा बात को। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन जो है अगर मान लो इसमें केस स्टडी के हिसाब से बना के दिया ना, तो आपको मोस्ट लाइकली ये लोग मनी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा। क्या बोलेगा, मनी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा आपसे सवाल। ठीक है, अगर आपसे ये वाला सवाल पूछा ना, एक्सेस डिमांड और ये डेफिसिट डिमांड वाला, तो वो लोग मोस्ट लाइकली जो है आपसे मनी सप्लाई कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, कि बोलेगा कि बाजार में ना बहुत रिसेशन होकर रखा है। बाजार में क्या होकर रखा है, बहुत रिसेशन, जैसे अभी जो टाइम में क्या रिसेशन ही होकर रखा है बाजार में, है ना, तो बहुत रिसेशन होकर रखा है। ठीक है, और मनी सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बोलेंगे तो कौन सा मेजर्स हो गया, मुझे बताइए। फिस्कल मेजर। अच्छा, आप क्वेश्चन का मार्क्स भी देख लीजिएगा, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, या गवर्नमेंट बोल रहा है आरबीआई को कि करेक्टिव मेजर्स लो, ठीक है, तो वो कौन सा मेजर हो जाएगा मुझे बताइए, मॉनेटरी मेजर्स। और ये सिचुएशन क्या है मुझे बताइए, एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड, ये हो जाएगा आपका डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से, क्लियर है। ये रहा आपका एक्सेस डिमांड वाला पोजीशन। ठीक है, एनआई वाला पोर्शन में मुझे क्या डिस्कस करना है, एनआई वाला पोर्शन में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर लिया टॉपिक्स को मेरे हिसाब से। ठीक है, एनआई का लास्ट में चार्ट बना दूंगा एक बार के लिए आप लोग को, वो दे दूंगा आप लोग को करने के लिए शायद। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट में कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ। गवर्नमेंट बजट में अगर मैं आपको पूछूं सवाल, तो जो आपका पहला है कि गवर्नमेंट बजट बनाते क्यों है हम लोग, ठीक है, मेजर्स क्या है उसका, तो उसमें तीन टॉपिक था आपका, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, याद होगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर केस बना के देता है आपको। ठीक है, रीएलोकेशन का वर्ड कैसे ढूंढोगे, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है या खुद पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बना रहा है, ठीक है ना, ये सब अगर गवर्नमेंट खुद कर रहा है, तो ये कौन सा मेजर हो गया, फंक्शन हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लो टैक्स रेट्स बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर कोई सोचो, मान लो कोई स्कीम निकाला, कोई स्कीम निकाला गवर्नमेंट, मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा बहुत ना ये सब एसएसआई वाला स्कीम्स, ठीक है, एसएसआई के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम्स निकाला है, ये सब स्कीम्स और देख लेना, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना ऐसे ध्यान से देख लेना, कोई स्कीम अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, कुछ स्कीम्स निकाला किसके लिए, कि जो लोअर क्लास पीपल है वो लोग का अपलिफ्टमेंट हो सके, तो ये क्या हो रहा है मुझे बताइए, ये हो गया आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला टॉपिक। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट में कुछ एलोकेशंस दे रहा है, तो ये समझ जाओ आप लोग क्या हो जाएगा, ये रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए। ठीक है, फिर अगर जैसे मान लो रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मेजर्स इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट में। और अगर मान लो अभी अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, गवर्नमेंट सोच रहा है कि और मैन्युफैक्चरिंग करे, तो वो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी बना के फंक्शन बताना है कि गवर्नमेंट बजट का क्या है। ठीक है, उसके अलावा और क्या टॉपिक है आपका गवर्नमेंट बजट में। एक तो वही है देखो, एक्सपेंडिचर इनकम वाला कौन से साइड में आएगा। ठीक है, वो तो प्रिमिटिव क्वेश्चन है, वो मेरे हिसाब से बैक क्वेश्चन जो आपका आता है पीछे का, उसमें हॉट्स में दिया हुआ ही है। हॉट्स के दोनों तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लो, हॉट्स के क्वेश्चंस कर लो आप लोग, गवर्नमेंट बजट के उतने काफी रहेंगे मेरे हिसाब से, उसमें सारे कवर्ड है। ठीक है, फिर आपके डेफिसिट्स है। डेफिसिट में अगर आपको मैंने कहा भी था, रेवेन्यू डेफिसिट में आप लोग कोई गलती नहीं करने वाले हो, बिकॉज आप लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को आराम से ढूंढ सकते हो, माइनस, सॉरी, रेवेन्यू मान पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट बराबर, ये करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इट्स वेरी सिंपल, कैसे निकालते हो आप, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो रेलेवेंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा होता है वो है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं किया, 2 से 3 सम्स जो है, नॉट बेसिक, थोड़े अच्छे सम्स, आप लोग गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट वाले पोर्शन से कर लीजिएगा, सवाल आ सकता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, गवर्नमेंट बजट में और कोई डाउट है तो बताओ प्लीज फटाफट।
बताइए, गवर्नमेंट बजट में और कोई डाउट है तो बताओ। ये सारा क्लियर है? हो जाएगा। अरे हाँ या ना तो जल्दी बोलो यार, इतना टाइम है क्या आप लोग के पास में अभी? चलेगा ना, हो जाएगा ना? चलो, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट बजट। बैंकिंग में कोई डाउट है क्या? मनी वाला पोर्शन में मैं पहले बता दूं आप लोगों को। मनी वाला पोर्शन में भाई मनी सप्लाई देखना ही देखना है आप लोगों को। ठीक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट भी बहुत है। फिर हाई पावर्ड मनी। ठीक है, फिएट मनी। ठीक है, उसके बाद वो वाला लिमिटेड टेंडर्स, लिमिटेड टेंडर मनी, अनलिमिटेड टेंडर मनी। ये सब देख लेना आप लोग को, ठीक है। फंक्शन पूछने से तो मेरे हिसाब से फंक्शन वाला टॉपिक तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंकिंग में कोई डाउट है क्या, बताओ? बैंकिंग तो इजी होना चाहिए मेरे से। बैंकिंग में से मनी क्रिएशन वाला पोर्शन है। मनी क्रिएशन आपको पता है ना क्या होता है? पैसा कितना टाइम घूमता है। अच्छा, पहला बात, मनी क्रिएशन कौन करता है? आरबीआई के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली थर्ड फंक्शन, फर्स्ट पन्ना का जो थर्ड फंक्शन है, आता है ना आपको? ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग होता है आपका। बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक। बैंकर्स बैंक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकर्स बैंक। फिर मॉरल सुएजन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी क्रिएशन वाला टॉपिक में क्या होता है मुझे बताइए। ये कौन करता है मनी क्रिएशन वाला प्रोसेस, कौन करता है? ये मनी क्रिएशन वाला प्रोसेस कौन करता है मुझे बताइए। सबसे पहले कमर्शियल बैंक करता है ये वाला प्रोसेस को। ये मत भूलना। कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है इस प्रोसेस को। ठीक है। कमर्शियल बैंक ये बोलता है आपको कि जो भी पैसा डिपॉजिट आपके पास में होगा, जो भी आपके पास में डिपॉजिट होगा, उसमें से एक पोर्शन चला जाएगा कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ LRR, और बाकी पैसा क्या होगा? बाजार में हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को कितना पैसा घूमेगा, कितना मनी क्रिएट होगा, अगर एक बार हमने डिपॉजिट किया, और पैसा कितना बार घूमेगा, कितना बार डिपॉजिट होगा, उसे हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। उसे हम क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। और वो कैसे निकालता है? 1/LRR। तो मनी क्रिएशन का जो पूरा एक पन्ना मेरा बनाया हुआ है ना बुक में, मेरा जो नोट्स बनाया हुआ है, उसमें जो मनी क्रिएशन का पूरा है उसको पूरा, ठीक है, चाट के चला जाएगा आप लोग आराम से। और मनी मल्टीप्लायर का सम अगर आ गया तो पूछेगा, सुनो एक बात को, अगर मनी मल्टीप्लायर का सवाल आया और आपसे पूछा कि मनी मल्टीप्लायर इतना है, ठीक है, इतना आपका जो है मनी क्रिएशन जो है इतना का हो गया, इनिशियल डिपॉजिट बताइए, तो इसको निकाल पाओगे ना? कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ऐसे करके निकाल पाओगे ना सम को? सिर्फ LRR निकाल, सॉरी MM निकाल के तो नहीं छोड़ोगे ना? उसको वैल्यू को डिटरमाइन कर लेना, डिवाइड कर देना उतना से। ठीक है ना। मान लो अगर टोटल वैल्यू निकला 10,000 रुपया, ठीक है, मनी क्रिएशन के बाद में, मनी मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स, इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाई 5, यानी कि 2,000 रुपया आपने इनिशियल डिपॉजिट किया होगा। तो पूरा आंसर निकालना, ऐसा नहीं कि आपने टुकड़े में आंसर निकाल के छोड़ दिया।